नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भौतिक भूगोल। इससे पहले बहुत सारे क्लासेज इस बुक का चल चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। किरण पब्लिकेशन का ये किताब चल रहा है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पहले बता दूँ ज़रा, इसमें टोटल आज मैं आपके बीच रखूँगा 242 क्वेश्चन। टोटल 242 क्वेश्चन का ये सेट है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि जो बुक मैं करा रहा हूँ आप देख सकते हो, वो किताब आपके स्क्रीन पर ये रहा 6300 प्लस MCQ वाला ये किरण पब्लिकेशन का बुक है। बिहार के जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए अभी तक के क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर शामिल किया गया है। इसमें तकरीबन 13-14 क्लास में चला चुका हूँ और थोड़ा सा सेशन और बच गया है, जो कि क्लासेज में आता हूँ एक क्लास के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट एक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये सारे जितने एग्ज़ाम यहाँ नाम लिखा गया, ये सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको इसमें नहीं दिखेगा जो नया हो। अब यहाँ देख सकते हैं जितने यहाँ एग्ज़ाम है आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा और इन सारे एग्ज़ाम्स में काम भी आएंगे, क्योंकि BPSC द्वारा जितने भी अभी तक के एग्ज़ाम लिए गए वो सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये इसका मैं PDF भी देता हूँ। क्लास लेने के बाद मैं आपको PDF दूंगा। PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये बुक मंगाना चाहते हैं आप तो उसका भी लिंक मैंने बनाकर दे दिया है, जहाँ से आपको कम रेट पर आपको ये बुक आसानी से अमेजोन से आप मंगा सकते हैं। तो मैं आज आपका सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल सब्सक्राइब करके चाहे तो बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए पढ़ के, क्योंकि संविधान का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और राज व्यवस्था यानी पॉलिटी इसके बाद आ रहा है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आगे जो आने वाला है चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, आकार और समुद्र में समाहित होने वाले जलराशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी मानी जाती है। इसका मतलब समझे, समुद्र के अंदर पानी कौन सबसे ज़्यादा ले जाके डालेगा, ये पूछना चाह रहा है। तो आप आराम से समझ गए होंगे आप क्वेश्चन। तो कहेंगे जी सर समझ गया मैं क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ज़्यादा पानी समुद्र में कौन लेके जाएगा। तो उसका नाम है, जो साउथ अमेरिका में है, मतलब दक्षिणी अमेरिका में एक नदी है जिसका नाम है अमेजन नदी जो है, यही वो नदी है जो सबसे ज़्यादा पानी रहता है, सबसे बड़ी नदी में आती है। अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी आता है, जो कि अफ्रीका महादेश में मिलेगा आपको। 6650 किलोमीटर लंबी ये नदी है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र पता है आपको, तिब्बत से निकलता है मानसरोवर से, और ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश चला जाता है और उसका बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। मिसिसिपी नदी के बारे में एग्जाम में एक बार आया हुआ था, कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में आपको मिसिसिपी नदी देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है इससे सारे बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे और धीरे धीरे आपको देखिएगा बहुत अच्छा सेशन लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करा है। जो भी गलत क्वेश्चन था उसका सही कर दिया है, एकदम लेटेस्ट के आधार पर मैंने सेट करा है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपके बीच इसमें रख रहा हूँ। यहाँ ध्यान देखिए, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है। तो वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलता है, तो ओजोन मंडल समताप मंडल में होता है। समताप मंडल का निचला जो भाग होता है उसी में आपको मिलता है ओजोन परत, ठीक है, ओजोन लेयर। तो लेयर की अगर बात आई ही है तो कितनी टोटल लेयर है, तो क्या समताप मंडल सबसे नीचे है? नहीं, सबसे नीचे आपको क्षोभ मंडल मिलता है। इसका ट्रिक है याद रखने का, जो क्षुद्र लोग होते हैं वो सबसे नीचे रहते हैं, लोभी लोग कहते हैं। क्षोभ का मतलब होता है लोभी लोग, तो जो भी याद रखिए। तो क्षोभ मंडल जो है सबसे नीचे है, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, इसका नाम है ट्रोपोस्फीयर। क्षोभ मंडल सबसे नीचे है, इसके ऊपर में है यह समताप मंडल, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। पहले ट्रोपोस्फीयर फिर स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद सुनिएगा, ये पहला ये दूसरा हो गया। अब दिमाग लगाइएगा, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, इसके अलावा एक ताप मंडल भी होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है थर्ड नंबर है जिसको मध्य मंडल बोलते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल के बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद होता है मध्य मंडल। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो मध्य मंडल जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोस्फीयर,
ठीक है। मिडिल से एम याद रखिए, मिडिल एम, मध्यमंडल मीसोस्फीयर हो गया। उसका चौथा नंबर में आता है तापमंडल। तापमंडल को चौथा नंबर में बोलते हैं, इसको थर्मोस्फीयर बोला जाता है। और तापमंडल का दो पार्ट होता है, एक पार्ट को आयन मंडल बोलते हैं और एक को बहिर्मंडल बोलते हैं। आयन मंडल को आयनोस्फीयर बोला जाता है और बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर बोला जाता है। ये दोनों जो पार्ट है किसका, तापमंडल का ही पार्ट है। तो याद रहेगा ये चारों पार्ट। आपको जैसे मैंने बोला ऐसे लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि अच्छे से याद रहे। यहाँ कह रहा है कि दो स्थानों के देशांतरों यानी लॉन्गिट्यूड्स में 1 डिग्री का अंतर होने के लिए उसके समय में मिनट में कितना अंतर होता है। तो 1 डिग्री बराबर होता है आपका 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 4 मिनट का डिफरेंस होता है। ध्यान रखिए, 2 डिग्री पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, 8 मिनट कर देना है। आगे क्वेश्चन भी इस पर न्यूमेरिकल आएगा जो भी मैं बताऊँगा आपको। तो एक और बात आपको याद रखना, पृथ्वी कैसे घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व में। तभी तो आपको ध्यान देते होंगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूमेगा, तभी आप उल्टा डायरेक्शन में, पूर्व में आपको सूरज उगता हुआ दिखता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है, तो 6 गुना अधिक है। अगर यही चंद्रमा का पूछ देता तो 6 गुना कम कह देते। क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रही है ना बातें। आगे है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, देखिए आ गया ना क्वेश्चन, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए पूर्व में आपको सूर्य निकलता हुआ दिखता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में कितना है, तो इसको बोलते हैं 12,756 है। देखिए पृथ्वी ऐसे जब करिएगा ना, तो ये व्यास है, ये जो यहाँ लिखा गया है वो ये वाला व्यास है, ठीक है। और एक ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे होगा, वो ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये है। क्लियर है, अब तो समझ गए होंगे। जो ऐसे पेट के बल गोल घूम रहा है वो लंबाई ज़्यादा है, 12,756 है। लेकिन ऐसे का में जब आप जाइएगा तो 12,714 है। सॉरी, एक और बात यहाँ ध्यान रखिएगा, पूरा घुमावदार पाथ सरकमफ्रेंस नहीं है, सिर्फ इस कॉर्नर से उस कॉर्नर मिलाने वाली है। जो डायमीटर होता है ना, उसकी बात हो रही है। व्यास मतलब डायमीटर की बात हो रही है। आगे प्रश्न है कि रेगिस्तान में वन रोपण मतलब अफॉरेस्टेशन में बाधा क्या है। रेगिस्तान में पेड़ हम लोग क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, कम वर्षा वहाँ होती है, इसलिए पौधा वहाँ टिक नहीं पाएगा। क्लियर है। आपको क्लास लेने से पहले कई घंटा का इसके पीछे मेरा मेहनत है। हर एक क्वेश्चन का गूगल से इसके सोर्स से निकाल कर और इसका पूरा का पूरा आंसर को चेक करता हूँ, क्या गलत क्या सही। उसके बाद लेटेस्ट हर एक क्वेश्चन को ये भी चेक करता हूँ लेटेस्ट में कुछ चेंजिंग तो नहीं आया है। अगर चेंजिंग आया तो उसको फिर सही करता हूँ। तो इसीलिए आप लोग का प्यार भी मिल रहा है इस सेशन को, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे कर रहा है खगोलीय एकक क्या है। तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी को क्या बोलते हैं, खगोलीय एकक बोला जाता है। आगे है, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को कम कर देते हैं। अंदर क्या बोलते हैं, नीफ है। क्या है अंदर, नीफ है। निकेल है और फेरस है जो सेंटर में है। इतना ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन ना निकेल को पिघलने दे रहा है ना फेरस को पिघलने दे रहा है, प्रेशर के कारण। समझे। आगे है आपका, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। कौन दिया था, अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था ये सिद्धांत। क्लियर है। आगे देखेंगे तो कह रहा है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चैलेंजर। क्या हो जाएगा, चैलेंजर। अच्छा, एक और याद रखिएगा, चैलेंजर गर्त जो है सबसे डीप पॉइंट है मारियाना गर्त का। मारियाना गर्त है, आंसर ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। इसमें चैलेंजर हम टिक करें, लेकिन चैलेंजर कहाँ है, तो मारियाना गर्त में सबसे नीचे है, प्रशांत महासागर का। तो याद रखने का इसका तरीका क्या है कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरा ये बिंदु मारियाना गर्त है। और मारियाना गर्त में जो चैलेंज लेकर, चैलेंजर जो चैलेंजर होता है वो चैलेंज लेकर जाता है डीप अंदर तक, क्या करने के लिए, उस गर्त के अंदर। बस ऐसे याद रखिएगा। संगमरमर क्या है, तो ये रूपांतरित चट्टान, जिसको कायांतरित चट्टान बोलते हैं। संगमरमर क्या है, चूना पत्थर का बन जाता है संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट। समझे, CaCO3 कायांतरित चट्टान इसको बोलते हैं। क्लियर है।
अवसादी चट्टान होता है जो अवसाद बन के दब जाता है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र। और सूर्य का ये है, सूर्य से पूछा जाए निकटतम तो बुध को कहिएगा। आई दोनों के बाद कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मतलब अपना स्टार नहीं है, उपग्रह नहीं है। स्टार गलती से बोला गया, मतलब सैटेलाइट इसके पास अपना नहीं है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। जब सूर्य और चंद्रमा आपस में प्रभाव डालता है तो ज्वार और भाटा उठता है। ज्वार सबसे ऊपर पानी उठने को कहते हैं और भाटा नीचे दबने को बोलते हैं। पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति है? तो पट्स सपाट चोटी के पठार को पट्स बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसे डेटम रेखा बोलते हैं। क्लियर है बात? अगला है हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद आता दिखाई देता है? तो 76 से 75 ईयर बाद दिखता है, 76 से 75 साल बाद दिखता है। क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है गर्मी के दिनों में, क्योंकि नीचे वायुमंडल है, वायुमंडल फैलता है इसलिए गर्मी में बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? तो 180 पूर्वी देशांतर को माना जाता है जो कि प्रशांत महासागर से गुजरता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर से गुजरता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरता है? तो प्रशांत महासागर से गुजरता है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए कुछ लोग को ये लगता है कि सर को कुछ भी पता नहीं है सर, इसीलिए ऑलरेडी सारे क्वेश्चन को ठीक आंसर करके लाते हैं, हम लोग के बीच पढ़ देते हैं सिर्फ। देखो भाई मेरे वो बातें नहीं है, मेरे को कितना आता नहीं आता वो तो बहुत बात की बात है, क्योंकि मैं ऑलरेडी नौकरी कर लिया हूँ। मुझे आया या नहीं है मेरे को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको आनी चाहिए क्योंकि आपका अभी नौकरी लेना बचा है। तो आप ये मत देखो, आप ये देखो कि मैं कितना कंटेंट बेस्ड लेकर आपके लिए आता हूँ और मैं इसके पीछे मेहनत करके लाता हूँ। हर एक क्वेश्चन को खोजना, मेहनत करना, 2-2 3-3 सोर्स से पता करना क्या आंसर सही होगा। आप खुद सोच के देखो, डायरेक्ट ये बुक कोई लाए और पढ़ ले, ये संभव कदापि नहीं है, क्योंकि इतना गलती है कि वो क्या एग्जाम निकाल पाएगा। आपको क्या लगता है अभी तक में मैंने कम से कम अभी क्या 20 क्वेश्चन हुआ है ना, 19 क्वेश्चन, इसी में 3 क्वेश्चन अभी तक मैंने बताया है जो कि आंसर सही मैंने करा है। आपको लगता क्या है? बहुत मेहनत है इसके पीछे, इसलिए आप ये मत देखिए सर को क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। लेकिन मैं आपके बीच कंटेंट जो लेकर आता हूँ वो बहुत काम का लाता हूँ, और यहीं पे मैं आपके बीच बहुत सारा बकवास करते करते समय बिताऊँ और 15-20 क्वेश्चन में ही 1 घंटा लगा दूँ, ऐसा मैं नहीं कभी कर सकता, क्योंकि मुझे पता है आपका कितना कीमती समय है। और इसलिए मैं बकवास फालतू का करता नहीं, काम की बातें करता हूँ ताकि आपका नौकरी हो जाए, आपको कंटेंट मिले। और बुक भी देखिए ना कितना बेस्ट बुक है। बस इसमें यही है कि क्वेश्चन कुछ गलत है या कुछ क्वेश्चन का आंसर पुराने स्टाइल में है तो उसको नए स्टाइल में बदलना पड़ता है, मतलब पुराने स्टाइल में हो सके कुछ और उसका आंसर होता था, अभी कुछ और है तो उसको चेंज करना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? उसको आइसोब्रोंट बोलते हैं, आइसोब्रोंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा पड़ा है इसीलिए। एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोब्रोंट। आर्कीपेलागो का अर्थ से क्या है? द्वीप है। आर्कीपेलागो का अर्थ से क्या है? द्वीप। नेक्स्ट है मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? मृदा अपरदन। लैगून क्या है? तो लैगून एक छिछला झील को लैगून बोला जाता है, ठीक है। ये सब आंसर नहीं होगा। छिछला झील को लैगून बोलते हैं। झरना अलग होता है, ऊपर से जब पानी किसी ऊंचाई से गिरता है उसको झरना बोलते हैं, और पानी कहीं इकट्ठा हो रखा हो उसको झील बोलते हैं। तालाब चारों तरफ से भी पैक होता है और पानी उसके बीच होता है उसको तालाब बोलते हैं। जलप्रपात भी पानी का ही एक स्रोत है। सूर्य के परितः एक परिक्रमण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सबसे ज़्यादा जो समय लेने वाला है उसका नाम नेपच्यून है, ठीक है। आप जान लीजिए नेपच्यून के बारे में। 164.8 पृथ्वी वर्ष नेपच्यून लेता है, मतलब देख रहे हैं 164.8 जो है पृथ्वी वर्ष लेता है नेपच्यून। और नेपच्यून सबसे लास्ट वाला ग्रह है। बरून है ये, अरुण और फिर बरून होता है ना, तो बरून लास्ट वाला है ये। नेपच्यून को बरून भी बोलते हैं। अच्छा, उस ऑप्शन में तो ये था नहीं नेपच्यून, तो आंसर बृहस्पति दी जाए, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा उसके बाद समय लगता है। 11.86 वर्ष लगता है इसको। कितना वर्ष? 11.86 वर्ष टोटल लगता है बृहस्पति को एक चक्कर पूरा लगाने में। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है? तो ये बताने वाले आपको अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे, जिन्होंने ही बताया था पृथ्वी सबसे पहले गोल है ये बात। अगला है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमण पूरा करता है, तो आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष 365.25 डेज में। सिर्फ 365 नहीं है, 365.25 डेज।
आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो मैंने बताया था बुध, और पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है, और पृथ्वी की बहिन भी शुक्र को कहा जाता है, या भगिनी, ऐसा कुछ करके नाम दिया जाता है। एक मिनट। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। इससे आपको भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, अगर आप ये डाटा निकाल के नेट से याद रखें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आगे आपका निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता दिखता है? तो शुक्र, सांझ का या भोर का तारा कहते हैं शुक्र को इसीलिए। समुद्रीय शीतल पवन बहती है, तो दिन में समुद्र से पृथ्वी को, दिन को हमेशा याद रखिएगा समुद्र से हवा पृथ्वी की ओर आता है, इसीलिए समुद्र किनारे हम लोग बीच पे जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आते रहता है। रात में उल्टा होता है, पृथ्वी से समुद्र की ओर हवा चलती है। सही लग रहा है सेशन? अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप जाकर देखिए ऐसे ऐसे क्लासेज आपको मिलेंगे जो कि दिल और आत्मा सब खुश कर देगा। आप सोचेंगे कि ऐसा ही क्लास मुझे चाहिए था, पढ़ाई चाहिए था। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाले अत्यंत संकरणी भूमि को क्या बोलते हैं? उसी को भूसंधि बोलते हैं। जैसे आप देखो पाक जल डमरू मध्य, वो क्या है? तो जैसे श्रीलंका और भारत के बीच में जो है पानी का वो सोर्स है, जब पानी से कनेक्ट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य। लेकिन जब जमीन कनेक्ट करता हो तो भूसंधि उसको बोला जाता है। जमीन से भी तो कनेक्ट होता है, पतला सा। आगे कह रहा है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है, और पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है। सौर प्रणाली में सूरज के साथ कितने और ग्रह है? तो 8 ग्रह है। एक पहले प्लूटो को 2006 में ग्रह से अलग बौना ग्रह में शामिल कर दिया गया। भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया गया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमण करती है, यह आर्यभट्ट ने सबसे पहले भारत में दिया था। पूरे दुनिया में किसने दिया था? तो कॉपरनिकस ने दिया था। पूरे वर्ल्ड के लिए कॉपरनिकस, और भारत में आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बातें बता दिया था कि गोल गोल चक्कर पृथ्वी जो है काटती है सूर्य के। अगला है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी, जिसको अफेलियन बोलते हैं, कब होता है? तो ये होता है, आप याद है, 4 जुलाई को। फिर से सुनिए, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब रहता है? 4 जुलाई को। और सबसे नज़दीक कब रहता है? तो 3 जनवरी को रहता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे नज़दीक कब होता है? 3 जनवरी। सबसे दूर रहता है 4 जुलाई को। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त को गुजरती है भूमध्य रेखा से। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा वो भूमध्य रेखा से गुजरेगा। क्लियर है बात? आगे है, यदि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा, देखिए मैंने बोला था ना न्यूमेरिकल्स आएगा, आ गया ना न्यूमेरिकल्स। 2 घंटा 20 मिनट का अंतर है, तो उसके देशांतर में अंतर कितना का होगा? तो समय पूछ रहा है, डिग्री का पूछ रहा है, तो 2 घंटा 20 मिनट है, तो आप क्या कीजिए 2 मिनट में बदलिए। 2 घंटा को आप 120 मिनट कह सकते हैं, तो हाँ कह सकते हैं। और 20 मिनट तो 20 मिनट है, 20 मिनट को 4 से भाग दे दीजिए तो 5 डिग्री आ जाएगा, और 120 को 4 से भाग दिया तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो 30 डिग्री 5 डिग्री 35 डिग्री का टोटल आंसर आपका हो जाएगा। एक और तरीका से निकाल सकते हैं, इसमें 4 से गुना करके, 5 चौका 20, 20 मिनट हो गया, और 4 3 12, 120 आ गया। तो 120 मिनट मतलब 2 घंटा 20 मिनट। उधर से इधर आइए, चाहे इधर से उधर जाइए। ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? उसको ब्लिज़ार्ड्स बोलते हैं, ब्लियार्ड्स बोलते हैं। इसको बर्फानी तूफान बोलते हैं, बर्फीली तूफान या बर्फानी तूफान, इस टाइप के नाम दिया गया है। जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उसका संबंध सीधा सीधी कहाँ होगा पता है? भूमध्य रेखीय जलवायु से, क्योंकि भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के एकदम बीचों बीच है, और एक ऐसा जलवायु होता है भूमध्य रेखीय इस जगह का, क्योंकि यहाँ पे पानी अच्छे मात्रा में और उर्वरक मिल जाता है, तो जड़ ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे राजस्थान में देखिएगा तो बहुत नीचे तक जड़ जाएगा पौधा का, कारण क्या है? उसको पानी के लिए बहुत नीचे तक जाना पड़ता है। लेकिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पानी अच्छा खासा बारिश होते रहता है, इसलिए वहाँ पे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा नीचे जड़ जाने का। निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? तो टुंडा जलवायु क्षेत्र में, ये याद रखिएगा, टुंडा जलवायु क्षेत्र में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है साल भर के अंदर। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो उसका नाम है एंडीज, और ये साउथ अमेरिका में है। अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका में अगर आप जाइएगा तो एंडीज पर्वत श्रृंखला ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। याद रहेगा, स्टार लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। हिमालय ठोक के मत आ जाइएगा जो कि मारे हुए हैं। छोटा छोटा बात को ख्याल रखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आइएगा, किसी भी एग्जाम में ये काम आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? समझे? तो सरगैसो सागर जो है बिना तट वाला सागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा सरगैसो सागर? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलेगा।
आगे है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो नदी जो है अफ्रीका में, वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। और माही नदी जो भारत में है वो क्या करती है, क्या बोला जाता है उसको, मकर रेखा को, मकर नहीं, कौन सा एक और रेखा होता है ऊपर वाला जो कर्क रेखा, सॉरी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है जो भारत में है। लूनर सी अर्थात चंद्र की संदर्भित करता है। लूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है। आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर एक घना समतल। चंद्रमा पर एक घना समतल। आगे है समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि, गौर से सुने, समुद्री जल जो है वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि क्या होता है, जितनी भी नदियाँ होती है वो जमीन से मिट्टी क्या उसको बोलते हैं, लवण को ले जाके समुद्र में डाल देते हैं, इसीलिए। क्लियर है बातें? आगे आप देखेंगे तो कह रहा है एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो समान दाब है, देखिए दाब है तो दाब के लिए क्या कहा, आइसोबात बोलेंगे, आइसोबात, सॉरी आइसोबात नहीं होना चाहिए, मैं गलत बोल रहा हूँ, आइसोबार्स होगा, ये सही है लिखा हुआ। आइसोबात तो हो जाएगा जो समुद्र के गहराई को मिलाने वाली रेखा होती है। कह रहा है यह दिवस इक्वानोक्स कहलाता है। तो इसको बोलते हैं इक्वानोक्स, कब बोलते हैं हम लोग? तो मार्च 21 को बोलते हैं, ठीक है, 20 या 21 मार्च को इक्वानोक्स बोला जाता है, याद रहेगा। एक और होता है साल में, सितंबर 22 या 23 को भी होता है। तो इक्वानोक्स 2 बार टोटल होता है, मार्च 20-21 को होता है और सितंबर 22 से 23 को होता है। ये डेट दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। आगे आपका उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में पाया गया कि वह 2 सूर्योदय होता है? तो केपलर 16b है। केपलर 16b के पास क्या है, 2 बार सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं जो नदी लाता है। पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अगला है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन है? तो अभिनव तारा को विस्फोटी तारा के रूप में जानते हैं। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए पहला है अग्नेय चट्टान लावा के जमने से बनता है, तो ये सही है। आग से लावा निकलता है, तो याद रहेगा अग्नेय चट्टान लावा के जमने से। जीवाश्म की प्राप्ति अग्नेय चट्टानों से होती है, तो जीवाश्म की प्राप्ति अग्नेय चट्टान से नहीं होता है, ये गलत है, ये गड़बड़ है, याद रखिए, यही आंसर हो जाएगा। जीवाश्म की प्राप्ति परतदार अपसादी चट्टानों से, ये सही है। अवसाद है ना जमकर, जीवाश्म की प्राप्ति परतदार अपसादी चट्टानों से होता है, ये सही है, बट ये गलत है, तो यही आंसर हो गया। आगे है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। आगे है नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाजक लाइनें कौन है? तो उसको बोलते हैं भौगोलिक ग्रिड। अंतर विभाजक लाइन क्या है? भौगोलिक ग्रिड है, आपको ख्याल रखना चाहिए इस बात को। पृथ्वी की सतह पर कितनी प्रतिशत पानी की आवरण है? पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी की आवरण है? तो 71% लगभग है टोटल। सितारों का यह समूह को कहा जाता है? तो सितारों के नक्षत्र बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिलेशन के अंदर क्या होता है? बहुत सारे तारे होते हैं, नक्षत्र उसको बोलते हैं। बहुत लोग इंग्लिश में जानते थे, हिंदी में नहीं, उनको बता दिया, हिंदी में याद रखिए। हैली धूमकेतु डैश वर्षों के अंतर पर दिखाई देता है? तो 76 वर्ष पे दिखाई देता है। विश्व से अधिकतम वर्षा का स्थान क्या है? तो मासिनराम है, जो मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय इंडिया में है। अगला है समदाब रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? तो समान वायुमंडलीय दाब को समदाब रेखाएं बोलते हैं, आइसोबार्स। आगे आपका तारों का रंग निर्भर उसके तापमान पे करता है, जितना ज़्यादा वो गर्म होगा उतना ही वाइट होता चला जाता है तारा। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो ये जो काजीरंगा है ये आपको बायोस्फीयर रिजर्व और सुरक्षित जैवमंडल क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये जो मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरबनी सभी क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, सुरक्षित जैवमंडल क्षेत्र भी है। ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर ये आपको प्रशांत महासागर में मिलता है। घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में मिलता है, रिंग्स ऑफ फायर। आगे है वायुमंडल में
ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो अभी आपने देखा था सबसे नीचे वाले को क्या नाम दिया गया था? ट्रोपोस्फियर, ठीक है। और ट्रोपोस्फियर के भी ऊपर में क्या मिलेगा? स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, 2 नंबर में। क्षोभ मंडल बोलते हैं सबसे नीचे, ये वाला क्षोभ मंडल है ये सबसे नीचे। इसके ऊपर में क्या मिलता है? आयन मंडल मिलता है, ठीक है, सॉरी समताप मंडल मिलता है। उसके बाद मिलता है आपको क्या? मेसोस्फीयर मतलब मध्य मंडल। उसके ऊपर में होता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का 2 भाग होता है, पहला होता है आयनोस्फीयर और तब होता है एक्सोस्फीयर। ऐसे करके आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होगा? तो ये होगा टोक्यो जापान में सूर्योदय सबसे पहले होता है। टोक्यो जापान में, पूरा दुनिया में सबसे पहले वहीं होता है। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व, जैसे पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के जैसा। क्लियर है बात? नेक्स्ट है आपका, अच्छा, भू स्थिर ग्रह कितना ऊंचाई पर होता है? आगे क्वेश्चन मिलेगा। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। ये कल के क्लास में भी मैंने आपको बताया था बच्चे से। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो समान गए, देखो आइसो बात आ गया ना, आइसो बात लेते हैं तो पानी में डुबकी लगाते हैं, तो याद रखिएगा समुद्र के गहराई से रिलेटेड बात है आइसो बात। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो बोरा जो है वो ठंडा और शुष्क वायु होता है। आपको याद रखिएगा, ठंड में हम लोग बोरा ओढ़ते हैं ना, तो इसी से याद रखिएगा, बोरा ठंड शुष्क वायु। अरे हम लोग नहीं, जानवरों को तो उड़ाते हैं ना बोरा। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार कर सकते, उसको फोर्ड बोलते हैं। फोर्ड मोटर सुने हैं ना, फ्योर्ड, उसी को बोलते हैं। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि दिसंबर 21 या 22 को होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में 20 या 21 जून को होता है। ये दोनों डेट याद रख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि की बात करिएगा तो दिसंबर 21 से 22। अच्छा, इस क्वेश्चन को बदल के ही पूछ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी दिन कब होती है? तो यही हो जाएगा, क्योंकि लंबा रात है तो दिन छोटा होगा कि नहीं होगा, तो दिसंबर 21 से 22 हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे जो लंबी रात्रि होता है वो 20 और 21 जून को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 20 और 21 जून को। ऐसे याद रखिएगा। आगे है, उस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2O है। सबसे ज़्यादा क्या बृहस्पति में है? H2O सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? बृहस्पति के पास। लेकिन 2 नंबर में शनि मिलेगा, तो आंसर टिक करेंगे शनि को। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में बृहस्पति नहीं है, तो इसी में से न दीजिएगा आंसर, तो शनि को टिक करना होगा। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन जो है ये, इसका बृहस्पति आंसर होगा। आगे आपका, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत तारों से ढका हुआ है? सॉरी, सागरों से ढका हुआ था। 70 से 71% जो है सागर से ढका हुआ है। आगे है, यह एक गर्म धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म धारा है। कैनारीज, आयोसियो, हम्बोल्ट्स एग्जाम में आया हुआ है। ये ठंडी धारा है, पूछा हुआ था हम्बोल्ट्स के बारे में। गल्फ स्ट्रीम तो हमेशा पूछते रहता है। गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म धारा है। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में 12 टोटल टाइम जोन है, सबसे ज़्यादा फ्रांस में ही है टाइम जोन। सुमात्रा द्वीप इनमें से है हिंद महासागर में। सुमात्रा द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में, नीचे में तो है, आप देखते होंगे भारत के नक्शा में, नीचे देखेंगे राइट साइड में। बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, इसका कारण है कि वायु के चिपचिपाहट के कारण, वायु के चिपचिपाहट या श्यानता के कारण, क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी के कारण, वायु के श्यानता के कारण। निम्न में से किस क्षेत्र को डोल्ड्रम्स की बेल्ट कहा जाता है? तो भूमध्य रेखा को बोलते हैं। भूमध्य रेखा को डोल्ड्रम्स की बेल्ट बोलते हैं। ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है? तो काला जंगल। ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है? काला जंगल। आगे आपका, कौन करंट गर्म प्रकृति की है? कौन करंट गर्म प्रकृति है? तो आंसर हो जाएगा रेनेल। रेनेल जो है गर्म प्रकृति का है, और ये कहाँ मिलेगा? तो अटलांटिक महासागर में मिलेगा, यही याद रखिएगा। ये धारा है, करंट मतलब धारा। कौन सा धारा गर्म प्रकृति का है? तो रेनेल, और ये अटलांटिक महासागर में मिलेगा। इतनी बात याद रहेगा। आगे बढ़े। अगला है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो ये गलत टिक लगा हुआ है, इसका आंसर होगा 0.03%। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 0.04% अब हो गया धीरे धीरे, बट अभी तक 0.03% ही ऑप्शन में देता है, टिक करना है इसी को। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या माना जाता है? तो ये गलत दिया हुआ है, होना चाहिए था 3,84,400 किलोमीटर यहाँ पे, लेकिन इसके नज़दीक यही है 3,84,365 किलोमीटर।
तो इसमें टिक कर देंगे। अगला है प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए प्राचीन है अब भूगर्भिक चट्टान, तो यूरेनियम डेटिंग जहाँ काम नहीं करता वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम आर्गन डेटिंग। तो यही आंसर हो जाएगा पोटेशियम आर्गन डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग का भी काम वही है, बट ये हर जगह काम नहीं आता, वहाँ पोटेशियम आर्गन डेटिंग का काम करते हैं। कार्बन डेटिंग का प्रयोग होता है लकड़ी वगैरह का पता करने के लिए, पुराने जीवाश्म का पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। आगे आइए, अगला है अग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है। तो अग्नेय चट्टान का उदाहरण की बात करिएगा तो बेसाल्ट हो जाएगा। अग्नेय चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट हो जाएगा। बालू पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट या कायांतरित चट्टान है। आगे आपका किसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आगे है पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। तो अमावस्या के दिन होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्णिमा बहुत लोग मार देते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि मारना नहीं है पूर्णिमा, गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा क्लास अभी चलेगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, 264 क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। आराम से मेरा साथ दीजिए। हर वो चीज़ आपके लिए मैं लाता हूँ बेस्ट तरीका से, जिससे आप एग्ज़ाम को एकदम करेक्ट कर सके आसानी से। तो आपको समझ में धीरे धीरे आएगा जब एग्ज़ाम वगैरह आप देंगे तब, कि सर आखिर बोलते थे क्यों इतना महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए बड़े बड़े कोचिंग संस्थान आजकल क्या करते हैं, जो अपना बैच बेचते हैं वहाँ पे तो वो थोड़ा बहुत ठीक क्लास ले लेते हैं, लेकिन यूट्यूब वगैरह पे आके क्या करते हैं, जो आपको मज़ा आए, समझ रहे हैं, आपको मज़ा आए वैसे क्लासेस ले लेते हैं, और हम और आप समय अपना बर्बाद कर लेते हैं मज़ा लेने में, और टू दी पॉइंट वो है नहीं, कोई भी सिस्टमेटिक नहीं है, कहीं से कुछ भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है जो बच्चों को अच्छा लगे और बच्चा अट्रैक्ट होकर उनका कोर्स वगैरह खरीदे और इंगेज हो जाए, व्यू आए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं हम। कोई भी किताब उठाते हैं शुरू से लास्ट तक आप लोग को हम पढ़ाते हैं, आप लोग देखते ही होंगे। इसीलिए एकदम विश्वास करके पढ़िए और जाके प्लेलिस्ट देखिए, बहुत सारे बुक्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है पढ़ा के बेहतरीन तरीका से। देखिए पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है। तो यह है 152.1 मिलियन किलोमीटर है। शांत इसको आप सौर बोलते हैं, 152.1 मिलियन किलोमीटर है। इसमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है। तो पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाला, सबसे कम घनत्व शनि का है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है सबसे कम घनत्व शनि को टिक करना है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों को रक्षा देता है, ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल समताप मंडल का हिस्सा है, याद रखिएगा, इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, इसी का ये हिस्सा ओजोन मंडल है। सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल तो उसके ऊपर में है। समताप मंडल के बाद क्या मिलता है, इसके बाद मिलता है मीसोस्फीयर, मध्य मंडल, तब मिलता है आयनोस्फीयर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा 0.03% है, ये सही है। आगे आपका प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा कौन सी होती है। तो देखिए प्रति विषुवतीय धाराओं, तो ये पश्चिम से पूर्व होता है, ध्यान रखिएगा, प्रति विषुवतीय धारा पश्चिम से पूर्व। आगे है समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या है, आइसोबार है। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, आइसोबार है। आगे है आर्द्रता प्रदर्शन की विधि, जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है, वह कौन सा है, सापेक्ष आर्द्रता है। क्या है, सापेक्ष आर्द्रता है। नेक्स्ट है प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वह कहलाता था पेंजिया। स्थलखंड को पेंजिया कहते थे, और पेंथालासा बोलते थे पानी के जो पार्ट था, पानी वाला जितना पार्ट था उसको पेंथालासा, और स्थलबद्ध को पेंजिया बोला जाता था। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रामक विन्यास क्या है। तो कैसे है, पहले सियाल है, ऊपर में सियाल, उसके बाद सीमा, उसके बाद नीफ है। देखिए सियाल, सीमा, नीफ है, तो याद रखिएगा। सबसे ऊपरी परत में आपको सिलिका और एल्युमिनियम मिलेगा। सबसे अधिक मात्रा में क्या है ऊपरी परत में, सिलिका Si और Al, एल्युमिनियम। जो उसके नीचे मात्रा उसमें सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा। मैग्नीज है कि मैग्नीशियम होगा, सीमा मैग्नीज, ठीक है, जो भी हो, सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलेगा। और सबसे अंत में है आपका जो केंद्र पर है निकेल और फेरस है, लेकिन ये ठोस अवस्था में, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा कि इसको पिघलने नहीं देता, प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है केंद्र पर। तो यही इसका सीक्वेंस है, याद रखिएगा। सियाल, ठीक है, इसका याद रखने का ट्रिक है, सियार लोग कहाँ रहता है, सियाल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपरी चट्टान पर रहता है ना, तो सियाल, सियार से याद रखिएगा। फिर सीमा, फिर नीफे, ठीक है, नीफे मतलब नीचे, तो सबसे नीचे नीफे और सीमा बीच में, बात समझ में है।
ये याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका, सियार ऊपर रहता है तो सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे, नीफे और ये याद रहेगा तो बीच वाला तो खुद ब खुद एगो है, ये है बच्चल, याद रहेगा आपको। कुछ लोग को लगा हुआ बहुत छोटा ट्रिक है, लेकिन बहुत रामबाण ट्रिक है, गलती ना होगा, आगे पीछे हो जाता है जब ऑप्शन देता है तो। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह क्या है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश जो भी है वो फल कृषि के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ फल बहुत ज़्यादा होता है। आगे आइए, कह रहा है फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो अल्पाइन वन से संबंधित है फर। फर कहाँ मिलेगा? अल्पाइन वन से संबंधित है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वो कौन सा? अकेसिया। ये विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है अकेसिया, लेकिन महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, आयरनवुड हो गया, ये सभी कहाँ मिलता है? तो वनस्पति जो विषुवतीय रेखा क्षेत्र वनों में मिलेगा। ये प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना है? तो 27.3 दिन है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? 28। तो इसको टिक कर दीजिए, 27.3 दिन। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह कौन सा है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी का परिक्रमण जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन समुद्र से दूरी, पृथ्वी से परिक्रमण गति, अक्षांश हो गया, समुद्र से दूरी हो गया, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, ये सब प्रभावित करता है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमण गति प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि पृथ्वी तो रोज़ घूम रहा है, तो रोज़ घूम के जलवायु थोड़ा ना चेंज हो जाता है। आप जो पृथ्वी खुद से घूम रहा है खुद पर, उसको परिक्रमण बोलते हैं, लेकिन परिभ्रमण जो होता है वो सूर्य के चारों तरफ, तो सूर्य के चारों तरफ घूमने से प्रभाव होता है जलवायु पर, लेकिन खुद के अथी पे चक्कर काटने से जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो प्लेटो का। इसको 2006 में हटा दिया गया ग्रह से, इसको बौना ग्रह कहा जाता है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर आयनात किस दिन होता है? ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दीजिए, इसको मैंने इसीलिए काट दिया है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। और सबसे पहला जो उपग्रह भेजा गया था वो है आर्यभट्ट। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। इसमें मारियाना गर्त है, मारियाना गर्त। इसमें एक पॉइंट है जिसको चैलेंजर बोलते हैं, यही सबसे डीप बिंदु है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो 70% से 71%। अगला, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन यानी स्पाइन की दिशा कौन सा था? पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमता है। कहाँ से घूमता है? पश्चिम से पूर्व। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान मानी जाती है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो है समताप मंडल, ठीक है, याद रखिएगा। मीसोस्फीयर मध्य मंडल को बोलते हैं। ट्रोपोस्फीयर हो गया क्षोभ मंडल। थर्मोस्फीयर क्या हो गया? ताप मंडल। ताप मंडल। आ रही है सेशन? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? 100 क्वेश्चन आप पार कर चुके हैं। अभी हमको कहाँ तक जाना है? 242 तक जाना है। अप्रोक्सीमेटली 150 क्वेश्चन अभी और है, आराम से देखिए। निम्न में कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में मामले में पृथ्वी के एकदम समान है? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगला है टाइटन जो है चंद्रमा जो है शनि का है, और शनि के पास 100 से ज़्यादा चंद्रमा है, आपको पता है, और 96 चंद्रमा बृहस्पति के पास है टोटल। सोचिए कितना ज़्यादा है। आगे विभ्रंश घाटी बनती है दो भ्रंशों के बीच में, दो भ्रंश के बीच में विभ्रंश घाटी बनती है। करा किसी नदी घाटी की चौड़ी होने का कारण क्या माना जाता है? तो देखिए, पार्श्विक अपरदन इसको बोलते हैं, भूक्षरण। मिट्टी को कटने से क्या होता है कि जगह बन जाता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है तो सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है सिक्किम में। आगे है कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा। पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो देवदार। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति संबंधित नहीं है? तो देवदार। आगे है आपका कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने वाली चट्टान क्या कहलाती है? उसको जलभर बोलते हैं, जलभृंत। फिर से सुनिए, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें क्या कहलाती है? उसको जलभर बोलते हैं, जलभृंत बोलते हैं। एकदम नया क्वेश्चन है ये आपके लिए, कांस्टेबल में पूछा हुआ है।
टेरा रोस्सा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है, तो लाल भूभाग क्षेत्र। तो लाल रंग का जमीन का भाग होता है, टेरा रोस्सा उसको बोलते हैं। टेरा मतलब होता ही है जला हुआ भाग, जल के लाल हो जाना, टेरा रोस्सा। ऐसे भी मिट्टी जलता है तो कैसा ईंट का कलर रेड हो जाता है कि नहीं हो जाता है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, तो ये ओजोन मंडल को क्षय करता है, याद रखिएगा। आगे है अल्ट्रावायलेट रे को चीज़ जानिए, तो ओजोन मंडल बनाता भी है और ओजोन मंडल को हानि भी पहुंचाता है। उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है, तो इसको शुष्क मिट्टी बोला जाता है। कैसा मिट्टी, शुष्क मिट्टी। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसको प्रस्वेद बोलते हैं। ठीक है, इसको आर्द्रताग्राही भी बोला जाता है, दोनों बोला जा सकता है, प्रस्वेदन या आर्द्रताग्राही भी करते हैं, याद रहेगा। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, प्रस्वेदन। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या होते हैं, तो वन का थीमेटिक बोलते हैं। वन का दिखाना है तो थीमेटिक हो जाएगा। आगे देखिए आयतकार है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है तो पृथ्वी का 1/6वां भाग जितना वजन होता है। द्रव्यमान बदलता कभी नहीं है, द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है, चाहे वो किसी जगह पर ले जाइए, किसी ग्रह पर ले जाइए, भार में बदलाव आता है। ओजोन छेद क्या प्राप्त है, मतलब ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है कि समताप मंडल में ओजोन की परत का मोटाई का कम जाना। समताप मंडल में है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, जो लेयर है वो पतला हो जाने को बोलते हैं ओजोन छिद्र। पौधे मिट्टी से घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, तो नाइट्रेट को प्रोटीन में बदल देता है। क्या आंसर होगा, प्रोटीन में बदल देता है पौधा। गर्म रेगिस्तानों में और उसके चारों ओर पवन धूल से बने वाले मृदा को क्या कहते हैं, उसको लोएस मृदा बोलते हैं। ठीक है, जो पवन द्वारा मृदा बनाया जाता है उसको लोएस मृदा बोलते हैं। आगे प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं कहाँ कहाँ, तो संपीड़ित वायु द्वारा भी कर सकते हैं ऊर्जा संग्रहित, स्प्रिंग द्वारा भी होता है, बैटरी द्वारा भी, संधारित्र द्वारा भी। इसका आंसर ये चारों विधि जो है ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपके सामने यह कि सुनहरी या गोल्डन चावल जो नया किस्म का तैयार किया गया है, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है, मतलब नया तरीका से बनाया गया है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है, ये ध्यान रखना है। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, विटामिन ए भी मिलता है इसमें। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है, तो लोहा ऑक्साइड के कारण या लोहा के कारण कह सकते हैं। सूर्य के चारों ग्रहों की कक्षा कैसी होती है, तो वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय, मेनली दीर्घवृत्तीय होती है, यह ध्यान रखना है। परवलय मत मारिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, या अति परवलय नहीं होता है, ये गलती करने के लिए दिया हुआ है। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है, तो पश्चिम से पूरब में घूमता है। देखिए अधिक से शुरू करता है और कम हो जाता है, इसमें लेटर कितना है, देखिए इतना लंबा लिखा हुआ है, ये छोटा लिखा होता है। कोई चीज़ शुरू में ज़्यादा रहता है, बाद में कम जाता है, याद रखने का अच्छा तरीका है। आगे है आपका कि प्रकाश को सूर्य के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8.3 मिनट लगता है, याद रखिएगा। शीतकालिक कृषि किसे कहा जाता है, तो शीत में होने वाला तो रबी फसल, कटेगा गर्मी में लेकिन पूरा ठंडा ये होते रहता है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, तो पूरा ठंडा तो ये रहता है ना बोया हुआ। इसमें से कौन सर्वाहारी जीव है, तो मनुष्य सर्वाहारी है। शेर मांसाहारी है, चीता मांसाहारी है, गाय शाकाहारी है। किसी देश के स्थानीय समय की गणना के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है, तो ग्रीनविच मीन टाइम का प्रयोग होता है या नहीं है। समुद्र का जल खारा क्यों होता है, क्योंकि लवण घुला होता है। लवण क्यों घुमा होता है, कि जितनी भी नदियाँ होती है अपने साथ नमक ला के डाल देती है समुद्र में। दूरी के अनुसार सूर्य की सबसे नजदीक ग्रह है बुध। आगे है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा। आगे है आपका काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास के लिए। ठीक है, और महाराष्ट्र में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलेगा, इसलिए सबसे पहले जो उद्योग लगा था कपड़ों का यहीं पे ही लगा था। महासागर के सबसे कम गहरे हिस्सों को क्या कहते हैं, सबसे कम गहरे हिस्से को महाद्वीपीय शेल्फ बोलते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ बोला जाता है, इसमें से कुछ भी नहीं बोला जाता। इसका आंसर होगा महाद्वीपीय शेल्फ। नया लगा होगा, एकदम ही नया क्वेश्चन होगा आपके लिए, मुझे पता है। अगला है वृष्टि छाया प्रदेश से क्या तात्पर्य है, तो पर्वत के विमुख प्रदेश, मतलब पर्वत के उल्टा साइड में जो क्षेत्र होता है उसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। बारिश होता ही नहीं है क्योंकि बादल पर्वत रोक देता है, तो इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। अगला उच्च वक्र प्रदर्शन के लिए हैस्योर विधि लेहमान ने दिया था, ये क्लास 10th में पढ़ना है, लेहमान वाला, ये याद रखिएगा।
अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किसी भाग को प्रदर्शित किया जाता है, उसको जल बोलते हैं। ठीक है, आप बेदामी कलर से पर्वत को दिखाया जाता है, मैदानी भाग को हरा से, भूरा से पठारी भाग को। आगे करा है पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, तो उत्तर पूर्व आंसर जाएगा इसका। समझे, ये सब गलत आंसर टिक लगा है, उत्तर पूर्व सिर्फ आंसर जाएगा। अगला है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय है, इसको नया नहीं कर सकते, ये लाखों करोड़ों साल में बना है और ये खत्म हो जाएगा तो फिर नया नहीं आप कर सकते, नया नहीं बना सकते। सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, इसको पुनः प्राप्ति योग्य है, मतलब नवीकरणीय है ये। आगे है ग्लोबल वार्मिंग से कालांतर में निम्न में से कौन सी स्थलाकृति उत्पन्न हो सकती है, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो सकता है, तो समुद्र के जल स्तर में बड़ी वृद्धि होगा, हिम नदों के अस्तित्व संकट आ जाएगा, नदियों में बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, मतलब ये सारे क्रियाकलाप हो सकता है आपका ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब गर्मी बढ़ने से। आगे है कि मापनी में हर व्यक्त करता है, तो धरातल की दूरी को भी और मानचित्र पर दूरी को भी, ये दोनों आंसर जाएगा इसका। ठीक है, हर नीचे वाला पार्ट। अगला है भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या है, तो एक उपागम माना जाता है, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन एक उपागम माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाई जाती है, तो जल। जल जो है ठोस, द्रव और तीनों अवस्था में पाया जाता है। संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उपग्रह स्थापित करेगा, तो याद रखिएगा आयन मंडल आंसर जाएगा। कौन सा मंडल, आयन मंडल में होगा, समताप मंडल नहीं मारिएगा, ध्यान रखिएगा। आयन मंडल जो बहिर्मंडल होता है ना, उसी का भाग है आयन मंडल। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है, और इसमें मारियाना ट्रेंच जो बोलते हैं, मारियाना गर्त है, और उसमें भी क्या है, चैलेंजर। वायु का वेग निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक होता है, तो टॉर्नेडो में सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा टॉर्नेडो। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। अब बम में नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम में। एक सेकेंड दीजिए। अगला है सौर मंडल, क्या है, सौर मंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, तो ये बोला जाता है बृहस्पति को। क्यों, क्योंकि बाहर से जितने भी एस्ट्रॉयड वगैरह आते हैं वो सबको खींच लेता है अपने पास, इतना बड़ा इसका साइज है, इसलिए वैक्यूम क्लीनर इसको बोलते हैं। ओरियन क्या है, ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हंटर बोलते हैं। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम हंटर बोलते हैं। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी दूरी पर लगाया जाता है, तो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर डाला जाता है। और यह कैसे घूमता है, तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमता है उसी डायरेक्शन में पश्चिम से पूर्व घूमता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी उपग्रह से अलग कर दिया गया, तो उसको 2006 में किया गया, बौना ग्रह कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। गर्मी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से नहीं बढ़ता है, इससे क्या उसको बोला जाता है, एसिड रेन हो सकता है, लेकिन इससे गर्मी नहीं पृथ्वी पे बढ़ता है। लेकिन CO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जल वाष्प हो गया, इससे पृथ्वी पर गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जब गर्म जल के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है भू उष्मीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा भी कहते हैं इसको। समझ आ रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है, तो 4 से 5 बिलियन वर्ष, मिलियन नहीं बिलियन में है, 4 से 5 बिलियन वर्ष है। आगे है तारों का टिमटिमाना, तारों की रोशनी के वायुमंडल में से अपवर्तन के कारण होता है। अलग अलग लेयर का जो घनत्व है, डेंसिटी अलग है, इसलिए अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अपवर्तन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन के कारण। हिप्पोकेमस किस ग्रह का चंद्रमा है, तो आंसर हो जाएगा नेपच्यून का है। हिप्पोकेम्पस जो है किस ग्रह का चंद्रमा है, नेपच्यून का है। नेपच्यून सबसे लास्ट वाला का नाम है, याद रखिए इसको वरुण बोलते हैं, वरुण ग्रह। भूकंप की शक्ति के परिक्रमा को मापा जाता है रिक्टर पैमाने पर। ठीक है, रिक्टर पैमाने से भूकंप की शक्ति नप जाता है। अगला है एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय ही होता है, ध्यान रखने वाली बात है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध, और पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार कहा था, अरस्तु कहा था सबसे पहले गोल है। किस ग्रह के, और केपलर ने कहा था कि पृथ्वी घूमता है सूर्य के चारों तरफ, सॉरी नहीं, कोपरनिकस कहा था पूरे वर्ल्ड में, और आर्यभट्ट भारत में कहा था। किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो शनि के चारों तरफ वलय है।
निम्नलिखित में से कौन युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये जो सिरोका लिखा हुआ था ये गलत था, कनाडा लगा हुआ। चिनूक कहाँ में है? तो रॉकी पर्वत पे चिनूक मिलेगा आपको, ठीक है। यूएसए, नॉर्थ यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका के अंदर चिनूक मिलेगा आपको, स्थानीय हवा जो रॉकी पर्वत पे। फान जो है ये स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है, ठीक है, अल्पस पर्वत पे मिलेगा। आगे है लू जो है आपको भारत में मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिरोका जो है कनाडा में नहीं, सिरोका कहाँ मिलेगा? सहारा पर्वत में, सहारा मरुस्थल मिलेगा इटली और ग्रीस में। इटली और ग्रीस में सहारा में क्या मिलेगा आपको? सिरोका स्थानीय पवन मिलता है। क्लियर है? सारे ऑप्शन को मैंने ऑपरेशन कर दिया, बस थोड़ा देर और सेशन बचा है, साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सारी बात अच्छे से आपके बीच रखूँ। निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो जो नक्षत्र होते हैं ये सौर मंडल का सदस्य थोड़े ही ना, इसमें कॉन्स्टिलेशन बहुत सारे तारे होते हैं, ये तो तारों का समूह हो गया। लेकिन ताराकार जिसको हम लोग क्या एस्टेरॉयड बोलते हैं, ये तो है अपना ही मंडल में, सौर मंडल में है। धूमकेतु, कमेट्स भी है, उपग्रह भी है, सैटेलाइट भी, लेकिन नक्षत्र या कॉन्स्टिलेशन नहीं है। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? तो लवणोभिद बोलते हैं, लवण में रहता है इसलिए लवणोभिद बोलते हैं। आसान है ना। नेक्स्ट है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? तो कोयला। इसको आप नया नहीं कर सकते, लेकिन सूर्य, पवन, जल ये सब नवीकरणीय नया हो जाएगा खत्म होने के बाद भी, खत्म होगा ही नहीं। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो संचलन नहीं होती है, जिसको कन्वेंशन बोलते हैं। लेकिन वर्षण, वाष्पीकरण, संघनन ये सभी क्या है? जल चक्र का हिस्सा है, लेकिन संचलन नहीं है, कन्वेंशन अलग चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो भूकंप। भूकंप से ताप का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दिन की अवधि, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई ये प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है? तो 1 किलोमीटर जाइएगा ना तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर घट जाता है ऊपर जाने पर, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो भूकंप। अगला है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द दिया था। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण डैश कहलाता है? तो अभिवहन बोलते हैं, अभिवहन, याद रखिएगा, क्षैतिज संचलन से। अगला है आपका कायांतरी चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय क्या है? कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना को हम लोग क्या बोलते हैं? कायांतरी चट्टानों पर पतरन की क्रिया अभिप्राय है, ठीक है। कुछ शैलों के कणों या खनिजों सतहों पर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। आगे है भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा प्रवर्तित किया गया है? तो अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट द्वारा, अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट द्वारा। एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन है? तो ताप हो गया, मृदा की नमी हो गई, अपरद की प्रकृति, ये सभी हो गया। निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है? तो मेंटल है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है? तो अपसारी प्लेट सीमाएं कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन ये। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है? तो अपसारी प्लेट सीमाएं कहते हैं। देख रहे हैं बिहार पुलिस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है? तो उष्णकटिबंधीय वन में, उष्णकटिबंधीय वन में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। एस्किमो का घर कहलाता है इग्लू। एस्किमो कहाँ पे रहता है? एस्किमो जनजाति इग्लू के अंदर रहता है। वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? तो उसको आयन मंडल बोलते हैं। और समताप मंडल के अंदर आपका क्या है? जहाज उड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो आर्कटिक महासागर हो गया। और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। यहाँ करा बिग बैंग सिद्धांत समझाया तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है? तो शुक्र एवं यूरेनस। देखिए ऐसे 8 है ना, ये सूर्य है, उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है ना।
8वां मैंने बना दिया। तो यहाँ से 2 नंबर इस तरफ से और इधर से 2 नंबर, एक का नाम है शुक्र, एक है अरुण, अरुण को ही क्या बोलते हैं, यूरेनस। ये दोनों उल्टा डायरेक्शन में घूमता है, ये पश्चिम से पूर्व घूमता है, सॉरी पूर्व से पश्चिम घूमता है, पूर्व से पश्चिम, और जितने भी ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व घूमता है। तो नीचे से 2 नंबर, ऊपर से 2 नंबर, याद आसानी से रहता है। अगला है ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण निम्न में से कौन सा है। तो देखिए ग्रेनाइट का पूछिएगा तो नीस हो जाएगा आंसर, और स्लेट जो हो जाएगा उसका रूपांतरण सिस्ट हो जाएगा। स्लेट का रूपांतरण सिस्ट और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का हो जाएगा नीस। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो एगो बुध है, एगो शुक्र है, इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के पास टोटल 95 है और शनि के पास 146 उपग्रह है, समझे। और मंगल के पास 2 गो है, डिमोस और फोबोस, नामों याद रखिएगा, पूछता है। भूकंप के केंद्र पर निकट निम्न में से कौन सा तरंग निकलती है, तो इसमें से कोई नहीं निकलता, आंसर होगा पी एवं एस। केंद्र के निकट पी और एस तरंगे निकलती है। पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो देशांतर रेखा बोलते हैं। ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कितना है, देशांतर है। विश्व की सबसे गहरी समुद्र सागरीय गर्त कौन सा है, तो मारियाना गर्त है। चैलेंजर गर्त भी बोलते हैं, प्रशांत महासागर में है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो WJ मॉर्गन थे, WJ मॉर्गन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत देने वाले। आगे है निम्न में से कौन स्थानीय ठंडी हवा है, तो बोरा भी एक ठंडी हवा है, लेकिन यहाँ पे है जो उसको समझ लीजिए। एक आपका ला नीनो, एक होता है अल नीनो, ठीक है, एक है हर्मटन। तो स्थानीय बोल दिया है ना, तो हर्मटन आंसर दीजिएगा आप, ठीक है। एक और चीज़ जानिए, अल नीनो जो है ना, इसको एल नीनो भी बोलते हैं, और ये गर्म जलधारा है। और ला नीनो सॉरी जलधारा नहीं, मतलब हवा है। एल नीनो गर्म वाली है और ला नीनो ठंडी वाली है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त शब्द क्या है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लाइमेट फैक्टर। क्या बोलते हैं, क्लाइमेट फैक्टर। इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। निम्न में से कौन पर्वतीय वन के वृक्ष नहीं है, तो पर्वत पे सिनकोना नहीं होता है। ऐसे है तो पर्वतीय, लेकिन मेनली पर्वतीय नहीं है सिनकोना, ठीक है, इसे सिनकोना को अब टिक किया गया है। अच्छा एक और बात जानिए, सिनकोना के छाल से क्या निकलता है, तो मलेरिया का दवा क्विनीन निकलता है। क्विनीन दवा जो निकाला जाता है वो सिनकोना के छाल से निकाला जाता है। एंडीज पर्वत पे आपको ये मिलता है। कहाँ मिलता है, सिनकोना का वृक्ष एंडीज पर्वत पे मिलता है। यहाँ पे है कि किस देश की तटरेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो किलोमीटर में 370 किलोमीटर हो जाएगा। बात समझे, 370 किलोमीटर। लेकिन यदि इसको नॉटिकल मील में कहिएगा तो 200 नॉटिकल मील आंसर होगा। ये ऑप्शन सब गलत दिया हुआ था। 200 नॉटिकल मील होगा और किलोमीटर में 370 किलोमीटर होगा। अगला है सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। कैलियोग्राफी जो है लिखावट के अध्ययन है, बहुत सुंदर सुंदर लिखावट को। आर्सिनोग्राफी में 3D पिक्चर का अध्ययन होता है। डुड्रोमेट्री के अंदर वर्षा एवं ओला जो गिरता है उससे रिलेटेड अध्ययन होता है। अगला ऑलिव रिडले क्या है, तो कछुआ है। ऑलिव रिडले क्या है, कछुआ है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है, तो भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है, तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। बिग बैंग सिद्धांत समझाया ब्रह्मांड की उत्पत्ति को। बस थोड़ा देर और सेशन बच गया, ज़्यादा देर नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो बगीचा। बगीचा मनुष्य बनाता है तो ये प्राकृतिक नहीं है। नदी हो गया, वन हो गया, रेगिस्तान हो गया, समुद्र हो गया, ये सभी प्राकृतिक है। एक बूंद जल भी प्राकृतिक ही है। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है 71% है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो वन लगाकर। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल ग्रह को। इसका डिमोस और फोमोस 2 को इसका क्या है, उपग्रह, ये याद रखिएगा। अल नीनो आ गया ना, इसको एल नीनो भी बोलते हैं। शब्द है ये गर्म है।
और यह स्पेनिश शब्द है। ला नीनो ठंडी है। ग्रहों की गति का संचालन होता है तो केपलर के नियम से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं कब से सोच रहा था ये आ जाए। ग्रह का गति का नियम केपलर साहब ने दिया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाते हैं, उसको लू बोलते हैं। ठीक है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है, तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली। मेनली तो पानी ही होता है। अगर पानी अच्छे से मिल रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि अच्छा से क्या होगा, उपज होगा। बिस्टी छाया क्या है, तो देखिए एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र होता है। जैसे पहाड़ के उल्टा साइड वाला क्षेत्र होता है उसको बिस्टी छाया क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ बारिश नहीं हो पाता है ज़्यादा। रबर डैश फसल है तो भूमध्य रेखीय फसल माना जाता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल माना जाता है जहाँ बारिश ज़्यादा होता है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उस चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। कहाँ पे, भूमध्य सागर में, ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा उत्तर पश्चिम भारत में, मतलब पंजाब वगैरह की बात हो रही थी। और लानिनो अनलिनो उधर से ही आता है, प्रशांत महासागर की तरफ से। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी, ये तीनों बांटा जा सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी, तो वनरोपण से। ठीक है, वनरोपण से। आगे आपका वन्य जीव के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है, तो वन्य पौधे तथा वन्य जीव दोनों आते हैं, याद रखना है इस चीज को। आगे है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर क्या होगा, तो द्रव्यमान सेम रहेगा लेकिन भार कम जाएगा। ये तो कई बार बता दिया, आसान है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता चला जाता है। अगला है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआं की घाटी के नाम से जाना जाता है, तो कटमई आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कटमई। ठीक है, अलास्का में है ये कटमई। अगला है भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तार रूप से पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो ऑक्सीजन है। और अगर धातु की बात करेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर में क्या नाम दिया गया है, देखिए 3 पार्ट में बांटा गया है पृथ्वी को। एक सेंटर है, एक उसके बाद का भाग है, एक उसके ऊपर में है। तो सबसे अंदर वाला को नीफे बोलते हैं, NiFe। निकेल और फेरस है उसके अंदर, इसको सीमा बोलते हैं, SiMa। मैग्नीशियम और सिलिकॉन है, सबसे ऊपर को बोलते हैं हम लोग क्या, सियाल। क्या बोलते हैं, सियाल। सियाल का मतलब देखिए SiAl। एल्युमिनियम और सिलिकॉन है सबसे ऊपर में। ठीक है, याद रखिएगा। तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा है ऊपर में। निम्नलिखित जोरों में विभिन्न वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है, तो पहला करा है उष्ण कटिबंधीय महासागरीय, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका इस आकार का महासागरीय कटक है, तो मध्य अटलांटिक कटक आंसर हो जाएगा। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो आयस्टर का। क्या चीज़ का, आयस्टर का, ये ध्यान रखना है। संसाधन जो वर्षा के उपयोग से समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं, तो अनवीकरणीय कहते हैं। वर्षों में मतलब सालों में अगर यूज हम लोग करेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, अनवीकरणीय है। नवीकरणीय तो नया बन जाएगा। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म, जो बहुत समय से पृथ्वी के अंदर दबा हुआ रह गया। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो फास्फोरस चक्र जो है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का घटक है, तो सभी हो जाएगा। सूक्ष्मजीव, जंतु, पादप सभी हो जाएगा, पारितंत्र का ही घटक है। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो पादप को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा शेर, ये तो सही है। आगे कह रहा है कि यदि ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, तो दोपहर 2 बजेगा। कैसे, देखिए 12 बजा है और 30 डिग्री पूर्व अगर बात करेगा तो 4 से गुना करेगा, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, समझे, तो टोटल 120 मिनट का अंतर, मतलब 2 घंटा जोड़ दीजिए इसमें, मतलब 2 बज रहा होगा। 12 में 2 जोड़ेंगे 2 बज जाएगा। महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है, तो इसको बोलते हैं सिलिका और मैग्नीशियम, जो कि गलत हो जाएगा भाई। अच्छा, महासागरीय है ना, तो महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य क्या हो जाएगा,
सिलिका और मैग्नीशियम सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो देखिए, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढक देना। इससे क्या होता है ना कि जो घास फूस होता है वो जमता नहीं और नमी अंदर में बना रहता है। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है, देखिएगा, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोग द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। ये तो सही है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है और धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ये सारे पॉइंट सही है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है, एस तरह अनुदैर्घ्य तरंगे है। अगला, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो ये तो कई बार बता दिया, पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मीसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। लीजिए, सब लिख दिया अभी। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो सबसे ऊपर जाते जाते घट जाता है, तो कहाँ पे मारिएगा? रुक जा, मध्य मंडल का सबसे कम है, फिर ऊपर जाके बढ़ने लगेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो ओडम के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? ओडम के द्वारा। कैसे याद रखिएगा? तो ऐसे याद रखते हैं, वाई के ऊपर में ओ रख देते हैं, समझे? ओ कहाँ आएगा? तो वाई के ऊपर में, इसीलिए इन्होंने वाई मॉडल दिया है ओडम ने। याद रखने का बेस्ट तरीका है। एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में कितना ऊर्जा अवशोषित करेगा? तो 10% ही आगे जाता है, या कभी कभी इसी को 1/10 दे देगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन का सिद्धांत है। और सबसे लास्ट प्रश्न को देखिए गौर से, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शीत कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध की अगर बात करिएगा तो पृथ्वी को ऐसे बांटिए, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। ये है 0 डिग्री, यह है 23.5 डिग्री और ये है आपको 66.5 डिग्री। तो देखिए, दोनों गोलार्धों में 23 डिग्री और इतना अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, तो ये नहीं हो सकता। आगे है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच की स्थिति, मतलब इधर वाला और इधर वाला पार्ट, तो ये सही है, शीत कटिबंध में आता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच की स्थिति, ये भी सही है। मतलब इसका आंसर एक ये सही है और ये सही है, क्योंकि 66.5 डिग्री ये वाला पॉइंट और ये इसके बीच यही क्षेत्र आ रहा है, यहाँ भी ये क्षेत्र आ रहा है और इस पॉइंट में भी यही बात बोल रहा है, ये दोनों क्षेत्र। तो ये दोनों बोलने का तरीका बस अलग है, दोनों सही है इसका, इसीलिए इसका आंसर 1 से ज़्यादा जाएगा। क्लियर है? मैं बता दूं आपको दोस्त, मैं इसका PDF भी आप लोग को प्रोवाइड करता हूं। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। ये जो सॉल्यूशन दिया है, अगर आपका समय मिले तो आप इसको पढ़िएगा, टेलीग्राम से डाउनलोड करके। इसके सॉल्यूशन में बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेगा जहां से क्वेश्चन बन सकता है। इससे पहले जो कल का क्लास अपलोड किया गया था, आपको बता दूं 2 पार्ट में मैंने अपलोड करा था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, 652 क्वेश्चन था, मतलब 325 करके मैंने इसको पढ़ाया है, भारत का भूगोल। ठीक है, 2 पार्ट में आप जाके उसको भी ज़रूर देखिएगा। और ये बुक लमसम कंप्लीट अब होने को है। ठीक है, बस 4 चैप्टर और बच गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये बुक मंगाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ये किताब मंगा सकते हैं। किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो, इससे बेस्ट शायद ही कोई किताब है फिलहाल। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।